प्यारे बच्चों नमस्कार। तो हमारे पास में हमारी जो यूनिट चल रही है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमने ड्रिफ्ट स्पीड या रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने स्टडी कर लिया है। अगर हमने देखा जाए तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कल हमने पढ़ी थी -e/m/टाउ। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने स्टडी किया था। और इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में भी हमने रिलेशन स्टूडेंट्स कर चुके हैं NEA/VD। और उसके बगैर हमारे पास में अगर हमने देखा जाए तो हमने स्टडी किया था एक तो एवरेज करंट, जिसको डेल्टा Q/डेल्टा T से रिप्रेजेंट किया था, फ्लो ऑफ नेट चार्ज इन टाइम डेल्टा T। इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर करंट को डिफाइन किया जाता है। और फिर हमने डिफाइन किया था इंस्टेंटेनियस करंट, जिसको लिखा था हमने दैट इज dQ/dt। तो इंस्टेंटेनियस करंट हम पढ़ चुके हैं, एवरेज करंट हम पढ़ चुके हैं प्यारे बच्चों। तो इनके ऊपर आइए आज बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स हम देख लेते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम इंस्टेंटेनियस करंट और एवरेज करंट के ऊपर प्रॉब्लम्स देखते हैं। कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हमारे पास में, उसके बाद ड्रिफ्ट स्पीड और इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं प्यारे बच्चों। आइए, डेल्टा Q/डेल्टा T एवरेज करंट और dQ/dt इज इंस्टेंटेनियस करंट। क्लियर है? तो मान लेते हैं हमारे पास में प्यारे बच्चों, प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। मान लो एक वायर है और उस वायर में से एक करंट फ्लो हो रहा है, और करंट की वैल्यू एज द फंक्शन ऑफ टाइम आपको दे रखी है। मान लो एक वायर है मेरे पास में, ये वायर है, और इस वायर में यहाँ से करंट I निकल रहा है, तो यहाँ से करंट I निकलेगा, और I की वैल्यू आपको दे रखी है मान लो 2 + 3t एम्पियर। ठीक है ना, ये करंट फ्लो हो रहा है। मतलब आपका जो टाइम है यहाँ पर प्यारे बच्चों, वो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एज द फंक्शन ऑफ टाइम आपको करंट दे रखा है। अगर आप टाइम की वैल्यू 0 पुट करोगे तो आपको करंट की वैल्यू 2 एम्पियर मिल रही है। टी की वैल्यू 0 पुट करो, करंट की वैल्यू 2 एम्पियर मिलेगी आपको। अगर हम करंट की टी की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 5 एम्पियर, 2 पुट करेंगे समथिंग। तो करंट की वैल्यू लीनियरली इंक्रीज हो रही है यहाँ पर टाइम के साथ में। ठीक है ना, एज द फंक्शन ऑफ टाइम दे रखे। यानी कि आपका जो करंट है इस वायर में फ्लो होने वाला, वो एक कांस्टेंट करंट नहीं बोल सकते, ये एक वेरिंग करंट है। कैसा है? वेरिंग करंट। बट यहां पर मैं छोटी छोटी बातें आपको बताऊंगा। अगर आपका वायर चाहे कैसा भी हो, मतलब ये यूनिफॉर्म वायर बोल सकते हैं, यानी कि हर एक पॉइंट पर क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है। हो सकता है क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग हो, यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो, यहाँ का एरिया ज्यादा हो, यानी कि कहीं से वायर मोटा हो और कहीं से वायर पतला हो। तो क्या उस टाइम पे करंट के अंदर, करंट की वैल्यू के अंदर चेंज पड़ेगा? मैं आपको छोटी छोटी बातें क्वेश्चन करवाने से पहले बताता हूँ, सुनो ध्यान से। मेरा पहला पॉइंट ये है हमारे पास में कि इलेक्ट्रिक करंट वायर, जैसे हमारे पास में मैं बोलता हूँ ऐसा अगर वायर होता हमारे पास में, है ना, हमारे पास में मान लो ऐसा वायर है, तो यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन एरिया A1 दिखाया है, एक क्रॉस सेक्शन A2 और एक क्रॉस सेक्शन A3। A1 A2 से कम है, A2 A3 से कम है। क्लियर है ना? इस तरीके से मैं आपसे बोलूँगा, अगर यहाँ से करंट अगर I एंटर कर रहा है, तो करंट जो होगा यहाँ पर, जो करंट की वैल्यू होगी वही वैल्यू यहाँ पर होगी, वही वैल्यू यहाँ पर होगी। मतलब इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट, यानी कि वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए वायर। क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब डिफरेंट क्रॉस सेक्शन पर भी एरिया, जो करंट की वैल्यू होगी वो बिल्कुल क्या होगी? सेम होगी। दूसरी बात यह है, अगर करंट होता क्या हमारे पास में, करंट होता रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब हर एक, अगर 1 सेकंड में अगर बात कर रहे हैं, यहाँ पर A1 क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर, वायर के अंदर से मान लो हमारे पास में पर सेकंड 10 कूलम चार्ज एंटर कर रहा है, तो A2 एरिया के अंदर से पर सेकंड 10 कूलम चार्ज ही आउट होगा। ठीक है ना? मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कांस्टेंट, मतलब सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, डज नॉट डिपेंड अपॉन द क्रॉस सेक्शनल एरिया। हाँ, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड कौन करता है? करंट डेंसिटी डिपेंड करेगी। क्या डिपेंड करेगी? करंट डेंसिटी। क्योंकि करंट डेंसिटी जो होती है प्यारे बच्चों, वो होती है करंट पर यूनिट एरिया। ध्यान से सुनो, करंट पर यूनिट एरिया। अब यहाँ का एरिया ज़्यादा है तो यहाँ की करंट डेंसिटी आपको कम मिलेगी, और यहाँ का एरिया कम है क्रॉस सेक्शन, तो यहाँ की डेंसिटी आपको ज़्यादा मिलेगी। मतलब करंट डेंसिटी, ठीक है ना, क्योंकि करंट तो कांस्टेंट रह रहा है ना, करंट तो कांस्टेंट है, यहाँ पर भी वही करंट है, यहाँ पर भी वही करंट, तो कांस्टेंट है। करंट क्या है? कांस्टेंट है। क्लियर? ड्रिफ्ट। अच्छा, दूसरी बात ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
यहां से पता लगा करंट डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब बात आती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। अब सिंपल सी बात है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी पढ़ी हुई है हमने, वी डी इज इक्वल टू क्या पढ़ा है, माइनस का एन ई सॉरी माइनस ई बाई एम इंटू टाउ। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी एम तो कांस्टेंट है, ई भी कांस्टेंट है, अब टाउ तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, हम आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। बट अब बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड पे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोली जा सकती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना। और हम एक बात देख रहे हैं, हमारे पास में मान लो प्यारे बच्चों एक ऐसा वायर था, मान लो ऐसा वायर था, और इस वायर के एंड के अक्रॉस मैंने कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है कुछ इस तरीके से, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी हमारे पास में, ठीक है ना, ऐसे ऐसे। क्लियर। अगर मैं यहाँ पर दो पॉइंट डिसाइड कर लेता हूँ, एक पॉइंट ये डिसाइड कर लेता हूँ ए पॉइंट, और एक पॉइंट डिसाइड कर लेते हैं बी पॉइंट। आप देख रहे हैं यहाँ पर ए पॉइंट पर ज़्यादा क्राउड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बहुत क्लोज हैं, तो ए पॉइंट पर जो फील्ड होगी वो ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू बी पॉइंट। तो ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होने का मतलब, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होने का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा। और आप देख रहे हो ए पॉइंट का क्रॉस सेक्शन एरिया भी कम एज कंपेयर टू बी, तो एरिया कम तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा, एरिया कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, इलेक्ट्रिक एरिया कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा। ध्यान से देख, एरिया इज लेस तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाई, इलेक्ट्रिक फील्ड हाई तो ड्रिफ्ट स्पीड भी हाई, यानी कि ओवरऑल एरिया की फिर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि करंट डेंसिटी हो आपकी, या तो करंट डेंसिटी हो वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, या फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होगा। हम सिर्फ डायमेंशंस के ऊपर बात कर रहे हैं, कोई टेम्परेचर में उठा के नहीं लेके हम, कोई प्रेशर में उठा के नहीं लेके हम, टेम्परेचर पे दिखाई दे रहा है। तो टेम्परेचर पे डिपेंड कैसे करती है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। फिलहाल हमारे पास में मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें बताई, ड्रिफ्ट स्पीड कैसे चेंज होती है, करंट डेंसिटी कैसे चेंज होती है, क्या करंट चेंज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करता है, आपको पता होना चाहिए। खैर अब हम तो पढ़ने जा रहे हैं, हमारे पास में जो एग्जांपल मैंने आपको बताया कि एक वायर है और वायर में से कुछ करंट फ्लो हो रहा है, एक वायर है और वायर में से करंट फ्लो हो रहा है, I इज इक्वल टू 2 + 3t एम्पियर, और ये वेरिंग करंट है, टाइम डिपेंडेंट करंट है प्यारे बच्चों, टाइम डिपेंडेंट करंट है। अगर ये टाइम डिपेंडेंट करंट है तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, पहली बात तो ये है, पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये कहता हूं, फाइंड नेट फ्लो ऑफ चार्ज इन टाइम 10 सेकेंड। तो 10 सेकंड में यहां से कितना चार्ज फ्लो हुआ इस वायर के किसी भी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से 10 सेकंड के अंदर कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। अब दूसरा ये है हमारे पास में, फाइंड एवरेज करंट इन 10 सेकंड। तो 10 सेकंड में एवरेज करंट निकालिए, या फिर आप मैं बोल सकता हूं फाइंड इंस्टेंटेनियस करंट एट ए पार्टिकुलर टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, क्योंकि एक पार्टिकुलर समय पर इंस्टेंटेनियस वैल्यू पूछी जाती है, चाहे इंस्टेंटेनियस स्पीड हो या इंस्टेंटेनियस करंट हो या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, कुछ भी हो, एक पार्टिकुलर टाइम पर पूछी जाती है। तो इनका जवाब हम देंगे, देखिए सबसे पहला मैं कैसे जवाब देता हूं 10। तो पहले क्वेश्चन का अगर हम जवाब देते हैं तो वो क्या है, आपको I की वैल्यू दे रखी है प्यारे बच्चों, वो दे रखी है 2 + 3t, I इज वॉट, दिस इज dq/dt इज इक्वल टू हो गया 2 + 3t। तो यहां से dq की वैल्यू आ गई भाई हमारे पास में, ये आई 2 + 3t इंटू कितना आया dt, इंटू कितना आया dt। तो प्यारे बच्चों है क्या ये, तो dq इज द स्मॉल फ्लो ऑफ चार्ज, dq इज द स्मॉल फ्लो ऑफ चार्ज इन टाइम dt। तो थोड़े से समय, मान लो इस वायर का कहीं पर यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया लेता हूँ, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से मान लेता हूँ dq चार्ज फ्लो रहा है dt समय में, तो वो ये dq चार्ज, बट मेरे को ना थोड़े से समय में फ्लो होने वाला चार्ज नहीं निकालना,
पूरे 10 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ है वो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो उसके लिए प्यारे बच्चों हमारे पास में क्या कर देना चाहिए आपको, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, लिमिट फ्रॉम 0 टू 10 सेकेंड, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं यहाँ पर, और टाइम 0 से 10, क्योंकि पहले 10 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ वो हमें कैलकुलेट करना है। तो डी क्यू का इंटीग्रेशन जो होगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा क्यू, कितना हो जाएगा, क्यू होगा। 2 का इंटीग्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में, 2 तो एज इट इज dt का t होता है, आप पढ़ चुके हो। 3 तो कांस्टेंट है एज इट इज। अब t का इंटीग्रेशन एक पावर ऐड कर देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे। यहां पर जो लिमिट है वो है 0 से 10 प्यारे बच्चों। तो q की वैल्यू अपर लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट पुट करेंगे 2 इंटू टी की वैल्यू 10 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 प्लस में। अब यहाँ पर 10 पुट करोगे आप तो 10 का स्क्वायर 100, 100 बाई 2, 50, 50 इंटू दिस कितना हो जाएगा 150। ये तो हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट। 0 पुट करोगे तो ये भी 0, ये भी 0, लोअर लिमिट पुट करने पर 0। तो चार्ज की वैल्यू आई हमारे पास में 170 कूलम। तो हमें एक बात समझ में आई कि चार्ज जो फ्लो हुआ है पहले 10 सेकंड में वो 170 कूलम चार्ज फ्लो हुआ है, और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज वो कांस्टेंट नहीं है, तभी तो करंट वेरिंग है। ऐसा नहीं कि फिक्स टाइम में पहले 1 सेकंड में जितना चार्ज फ्लो हुआ होगा अगले सेकंड में भी उतना ही चार्ज फ्लो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर हमारे पास में ये चार्ज आ चुका है, डेल्टा क्यू चार्ज आ चुका है। अब हमारे पास में दूसरा जो क्वेश्चन है उसका आंसर देते हैं। फाइंड एवरेज करंट इन 10 सेकंड। तो आपको एवरेज करंट की वैल्यू चाहिए है इन 10 सेकंड में, तो आंसर इज व्हाट, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। डेल्टा क्यू की वैल्यू जो है वो है 170 कूलम, बाई टाइम की वैल्यू है 10 सेकंड, तो कैंसिल आउट, तो 17 एम्पियर। तो एवरेज करंट पहले 10 सेकंड के अंदर देखा गया तो वो 17 एम्पियर है। कितना है, 17 एम्पियर है प्यारे बच्चों। तो पहले 10 सेकंड के अंदर जो एवरेज करंट देखा गया वो 17 था। हो सकता है टी इक्वल, क्योंकि हमें पता है टी इक्वल टू 0 पे 2 एम्पियर था, टी इक्वल टू 1 सेकंड 5 एम्पियर था, टी इक्वल टू 2 सेकंड पे आएगा हमारे पास में 8 एम्पियर। तो जो जो टाइम बीतता जा रहा है करंट की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो स्टार्टिंग से लेके 10 सेकंड तक जो करंट की वैल्यू आपको मिली उनका सबका एवरेज मैंने निकाला और वो एवरेज आया 17 एम्पियर। ओके, तो नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है प्यारे बच्चों वो क्या है, फाइंड इंस्टेंटेनियस करंट एट टी इक्वल टू। क्योंकि आपको करंट की वैल्यू किसी भी पार्टिकुलर समय पर करंट की वैल्यू तो आपको दे ही हुई है, ठीक है ना, वो ये इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू है। तो आपको करंट की वैल्यू चाहिए किस टाइम पर, एट द टाइम टी इज इक्वल टू 10 सेकंड। तो ये आ जाएगा 2 प्लस में 3t, टी की वैल्यू 10 आ जाएगी, तो ये 30 प्लस ये आ जाएगा 32 एम्पियर। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, हाँ पहले 10 सेकंड का एवरेज 17 है, बट एट ए पार्टिकुलर टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकंड आपका करंट 32 एम्पियर है। आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर ऐसा एज द फंक्शन ऑफ टाइम आपको करंट दे दिया जाता है तो आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई खास बात नहीं है। अब दूसरा प्रॉब्लम एक और है जो नीट के अंदर डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों, और पूछा गया है, ऐसा बात नहीं है। मैं आपको एक कंसेप्चुअली प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं आप, इसको न्यूमेरिकल पोर्शन आप इसको बोल सकते हो। देखिए वीडियोस को पॉज करो प्यारे बच्चों और इसको जल्दी से नोट जरूर कर लें। देखिए क्वेश्चन क्या है। अब मैं आपसे कहता हूं कि वेरिंग करंट था, अब की बार फिर से मैं इसमें तो करंट जो था वायर के अंदर वो लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे पास में मान लो टी इक्वल टू 0 पे कुछ करंट था, बट करंट की वैल्यू हो सकता है कम होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, और एक ऐसा टाइम आ जाए कि करंट की वैल्यू उसमें 0 हो जाए और उसके बाद करंट पलटी मार जाए। तो वो क्या है, वो क्वेश्चन उस टाइप के मैं आपको बताता हूं, सुनो ध्यान से। मैंने एक सिंपल सी प्रॉब्लम आपको बताई, मैं चार्ज एज द फंक्शन ऑफ टाइम ले लेता हूं। इफ चार्ज फ्लो इन ए वायर इज गिवन बाई, मैं ऐसे ले लेता हूं Q इज इक्वल टू, आपको दे देते हैं मान लो 4t माइनस टी स्क्वेयर, 4t माइनस टी स्क्वेयर, यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज एज द फंक्शन ऑफ टाइम आपको दे दिया जाता है। एज द फंक्शन ऑफ टाइम अगर फ्लो ऑफ चार्ज दे दिया जा रहा है आपको, एक वायर है उसमें से चार्ज फ्लो हो रहा है एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में,
मैं आपसे एक बात समझाता हूँ, सुनो ध्यान से। मान लो आपके पास में यहाँ से क्यू चार्ज एंटर कर रहा है, तो किसी पार्टिकुलर समय क्यू, मान लो इस वायर के किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से किसी एक पार्टिकुलर समय पर क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है। टी इक्वल टू 0 पे चार्ज की वैल्यू कितनी है? 0, कोई चार्ज फ्लो नहीं हुआ। टी इक्वल टू 1 सेकंड पे देखो, पुट करो, टी इक्वल टू 1 सेकंड पुट करेंगे तो हमारे पास में 1 पुट करोगे तो ये आएगा 4 - 1, दिस इज 3 कूलम। मतलब 1 सेकंड में 0 पर कोई चार्ज नहीं गया इधर। साइंस सुनो क्वेश्चन को, 0 पर कोई चार्ज नहीं है। ठीक एक समय के बाद देखा मैंने इधर चार्ज कितना जा चुका है? 3 कूलम। कितना? 3 कूलम, मतलब चार्ज रहा। 2 सेकंड पर देखा गया तो 2 पर पुट कर दीजिए, आप वैल्यू कितनी आएगी? 8। कितनी आएगी? 8 - 4, 4 कूलम जा चुका है, जा चुका है। ओके, तो इस तरीके से 5 पर देखा गया तो यह आ जाएगा नेगेटिव। मतलब एक बात समझ में हमें आई, वो स्टूडेंट्स क्या है, ध्यान से सुनो आप। ओके, मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, पहली बात तो ये है, अगर करंट एक फिक्स डायरेक्शन में, चार्ज एक फिक्स डायरेक्शन में ही जाता चला जाएगा तो करंट की डायरेक्शन सेम रहेगी। अगर आपका इस डायरेक्शन में चार्ज का जो रेट है बहने का, फ्लो होने का, वो बढ़ता गया और एक टाइम पर ऐसा हो सकता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इधर फ्लो ऑफ चार्ज कितना? 0 हो जाए। तो फ्लो ऑफ चार्ज 0 हो जाए तो उस टाइम पे करंट की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। उसके बाद चार्ज इधर न बह के उल्टी डायरेक्शन में फ्लो होने लगी तो करंट ने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया। तो इस तरीके से कैसे निकालेंगे? करंट की वैल्यू एक फिक्स डायरेक्शन में 0 हो जाएगी। तो देखिए जरा ध्यान से, मैं यहां से dq/dt निकाल लेता हूं, दैट इज इंस्टेंटेनियस करंट। यह आ जाएगा डेरिवेटिव, बताइए 4, इसका आ जाएगा -2t। अगर हम करंट की वैल्यू को 0 पुट कर रहे हैं तो क्या आपको कुछ टाइम मिल रहा है? यस। तो 2t = 4, t = 2 सेकेंड। मतलब एट द टाइम t = 2 सेकेंड करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी इन दिस पार्टिकुलर डायरेक्शन। तो उसके बाद तो करंट को पलटी मारनी है। तो सबसे पहले मैं बात आपको यह बताना चाहता हूं, यहां पर यह पॉइंट नोट करने का है, एट टाइम t = 2 सेकेंड इलेक्ट्रिक करंट चेंजेस द डायरेक्शन, अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। पहली बात तो ये है, अपनी करंट की डायरेक्शन को। अब मैं पूछता हूं दूसरा, व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? अब एवरेज करंट को निकालिए, अब एवरेज करंट को, अब एवरेज करंट कितने इंटरवल के अंदर का निकालना है वो तो नहीं दे रखा। तो प्यारे बच्चों, कई बार अगर आपको ऐसा नहीं दिया गया है कि इंटरवल ऑफ टाइम का किस इंटरवल में आपको करंट की वैल्यू एवरेज निकालनी है, तो मैं बताता हूं, उसमें काउंट किया जाता है टाइम एट t = 0 to वो टाइम जहां पर आपका करंट पलटी मारने वाला है, मतलब करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करने वाला। 0 to वो टाइम जहां पर आपका करंट क्या पलटी मारने वाला है? डायरेक्शन पलटी मारने वाला है। अब आपको पता है t = इनिशियल स्टेज t1 = लेंगे 0 सेकेंड, ठीक है, एंड t2 = क्या लेंगे यहाँ पर 2 सेकंड, क्योंकि 2 सेकंड पर करंट अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, ठीक। तो इस इंटरवल का एवरेज निकाल लो, आपको एवरेज करंट मिल जाएगा। तो आई एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में? दैट इज ΔQ/ΔT। ओके, ठीक भाई, अच्छी बात। मैं आपसे अब ΔQ की वैल्यू निकाल लो, 2 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो, उसको निकालने के कई तरीके होते हैं हमारे पास में। क्योंकि मेरे को आई की वैल्यू मिली हुई है, आई = क्या है, यानी कि मैंने जो dQ/dt निकाला हुआ है, dQ/dt = आया है 4 - 2t। यहाँ से dQ की वैल्यू आ जाएगी 4 - 2t × dt। इंटीग्रेट कर दो, आपको dQ की वैल्यू मिल जाएगी। या फिर ऐसा भी हम कर सकते हैं कि पहले 0 सेकंड पर देखा कितना चार्ज फ्लो हो चुका था। एट द टाइम t = 0 सेकंड, तो यहाँ पर 0 पुट करोगे तो 0 ही मिलेगा। बट एट द टाइम t = 2 सेकंड तक कितना चार्ज फ्लो हो चुका था? 2 पुट कर दो, 8 - 2 का स्क्वायर 4, तो 4 कूलम चार्ज फ्लो हो चुका था। मतलब अगर देखा जाए तो 2 सेकंड के अंदर कितना चार्ज फ्लो हुआ? 4 - 0 4 कूलम। तो आपके पास में आई एवरेज की वैल्यू आपको मिल गई है प्यारे बच्चों। आई एवरेज ΔQ की वैल्यू कितनी आई है? दैट इज 4 कूलम, टाइम है 2 सेकंड, तो आपके पास में आ जाएगा 2 एम्पियर। क्या मेरी बात क्लियर है? कितना आएगा? 2 एम्पियर।
तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो आइए हम इसके ग्राफ्स के ऊपर भी वही क्वेश्चन देख लेते हैं। वीडियोस को पॉज करो प्यारे बच्चों और इसको नोट जरूर कर लें। वीडियोस को पॉज करें प्यारे बच्चों और इसको नोट जरूर कर लें। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम मूव करते हैं। अब बात करते हैं ग्राफ्स की प्यारे बच्चों। तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक करंट होता है हमारे पास में वैसे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो चार्ज की वैल्यू हो जाएगी I इंटू टी, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ I और T। लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया, जैसे लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया होता है। वैसे I क्रॉस T, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, एरिया ऑफ करंट टाइम ग्राफ gives flow of charge, gives flow of charge। ये बात आपको याद रखनी। जैसे मैं आपसे बोलता हूं, सुनो ध्यान से, एक एग्जांपल है मेरे पास में, ये टाइम वर्सेस आपको क्यू दे दिया जाता है, मान लो ओके, सॉरी करंट दे दिया जाता है। मैं बोला क्या t इक्वल टू 0 पर करंट 0 था, टाइम के साथ लीनियरली करंट इंक्रीज हो रहा है। एट द टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, मैंने करंट की वैल्यू को चेकआउट किया, तो चेकआउट करने पर मेरे को 4 एम्पियर। तो मैं क्वेश्चन करता हूं, फाइंड फ्लो ऑफ चार्ज इन 2 सेकेंड। तो इन 2 सेकेंड के अंदर कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा। सुन ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं आपको। मैंने प्रॉब्लम ये बताई आपको कि मान जो ग्राफ दिया गया है आपको IT ग्राफ दे रखा है। तो एट द टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड पर करंट 4 एम्पियर था, बट t इक्वल टू 0 पर करंट की वैल्यू 0 थी, बट लीनियरली करंट की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो एक वायर के अंदर से चार्ज फ्लो हो रहा है एक फिक्स डायरेक्शन में। तो किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से 2 सेकंड में कितना नेट चार्ज फ्लो हुआ होगा, वी हैव टू कैलकुलेट इजीली। कैसे, मेरे को पता है IT ग्राफ का जो एरिया है वो आपको फ्लो ऑफ चार्ज देता है। तो IT ग्राफ का एरिया, ये वाला एरिया आप कैलकुलेट कर लो, ये वाला एरिया। अब ये वाला एरिया बिल्कुल आसान है, ये एरिया वाला बिल्कुल आसान है। एरिया इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, दिस इज बेस इंटू हाइट, ओके 4 है। तो यह आया हमारे पास में 4 कूलम। क्या आया, क्योंकि मेरे को पता एरिया गिव्स अस व्हाट, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज। तो हमने निकाल लिया 4 कूलम। बिल्कुल आसान प्यारे बच्चों, इसमें कोई खास बात नहीं है। ठीक है, ओके। वीडियोस को पॉज करो प्यारे बच्चों और इसको आप नोट कर लो। वीडियोस को पॉज करो प्यारे बच्चों और इसको नोट आप कर सकते हो। खैर, हम ऐसे प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं, इस तरीके के प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। हाँ, एक बात ध्यान में रखना, मैं आपको बताता हूँ, मैं लिख सकते हैं आप प्यारे बच्चों ये बात। ठीक है, बाई चांस आपको प्रॉब्लम मिल जाए, स्लोप ऑफ QT ग्राफ gives us electric current and area of IT graph gives us flow of charge। ये बात ध्यान में रखना आप, ठीक है ना, ये बात आप ध्यान में रखना। तो ये था हमारे पास में ग्राफ्स और इंस्टेंटेनियस करंट, एवरेज करंट के ऊपर क्वेश्चंस थे। तो आइए हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आती है हमारी बात में ड्रिफ्ट स्पीड है, ठीक है ना, और रिलेशन है उनके बीच में, उनके ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम हम देख लेते हैं। ओके, एक प्रॉब्लम है मेरे पास में प्यारे बच्चों, एक हीटर का वायर है, मान लो किसका वायर है, हीटर वायर है। उसमें करंट जो फ्लो हो रहा है ना, वो रहा 8 एम्पियर। कितना फ्लो हो रहा है, 8 एम्पियर। एक वायर है हीटर का, उसमें से वायर में से करंट फ्लो हो रहा है 8 एम्पियर प्यारे बच्चों। उस वायर के किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से, मान लो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना चार्ज फ्लो होगा इन 1 मिनट, ये आपको निकालना है। चार्ज की बोलो, मैं कहता हूं हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन 1 मिनट्स। तो 1 सेकंड में मान लो आपके पास में ये एक वायर था, तो इस वायर में से 8 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है।
तो इस वायर के किसी भी एक क्रॉस सेक्शन एरिया से किसी भी एक पॉइंट से चार्ज फ्लो रहा है, मतलब करंट के अपोजिट इलेक्ट्रॉन फ्लो रहे हैं, तो 1 मिनट में किसी भी एक पॉइंट से कितने इलेक्ट्रॉन पार हो जाएंगे वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, करते हैं। देखिए करंट की वैल्यू आपको 8 एम्पियर दे रखी है, टाइम की वैल्यू 1 मिनट का मतलब आपको 60 सेकंड दे रखा है। तो चार्ज कितना फ्लो हुआ वो निकाल लेते हैं। चार्ज इज इक्वल टू क्या बोलो, आई इंटू टी, बट फ्लो ऑफ चार्ज को लिख सकता हूं एन इंटू ई, यानी कि एन की वैल्यू आ जाएगी आई टी बाई ई। दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन टी टाइम। आई की वैल्यू 8 एम्पियर, करंट की वैल्यू 60 सेकेंड, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस का 19। तो आप 1.6 को 16 बाई 10 लिख सकते हो, 10 ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 80 बाई 16 इंटू 60 बाई 10 टू पावर माइनस 19 को ऊपर ले जाओगे तो प्लस का 19 हो गया। ये हो जाएगा 5 ये कैंसिल हो गया प्यारे बच्चों, 5 और 6 की मल्टीप्लाई करोगे तो 30 हो गया। ये आ जाएगा 300 गुणा में 10 की पावर 19 आ गया। तो 10 टू पावर 3 इंटू 10 टू पावर 2 लिखा जा सकता है इसको, तो इसको लिखा जा सकता 3 इंटू 10 टू पावर 2 लिखा जा सकता है इंटू 10 टू पावर 19। तो n की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 10 की पावर 21। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो फ्लो होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो फ्लो हो रहे हैं इन 1 मिनट। तो प्यारे बच्चों इस तरीके का प्रॉब्लम अगर आपके पास आता है तो कर सकते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है। दूसरा, हमारे पास में कई बार क्वेश्चन देता है मोलर मास के ऊपर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपसे निकलवा लेता है, वो आप देखिए। चलो उससे पहले करंट के ऊपर ही एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। वीडियोस को पॉज कर सकते हो प्यारे बच्चों, और इस तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप सवाल कर सकते हो। चार्ज फ्लो भी निकलवा सकता था, चार्ज फ्लो निकलवाता डायरेक्ट आई इंटू टी कर देते, चार्ज फ्लो कराता तो डायरेक्ट आई इंटू टी आप कर दोगे। खैर चलो आगे की तरफ मूव करते हैं। अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है आपका वो है, जैसे अपने पास में कोई भी एटम है, एटम के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है। क्या करता है? रिवॉल्व करता है, कुछ स्पीड से फिक्स स्पीड से जो होता है रिवॉल्व करता है। तो इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने से इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में एक सर्कुलेटिंग करंट जनरेट होता है प्यारे बच्चों, वो करंट भी हमें निकलवा सकता है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास में एक इलेक्ट्रॉन है मान लो, और वो इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे मान लो कितनी स्पीड से, v स्पीड से ऐसे रोटेट कर रहा है। तो आप ये बताइए, इसकी रेडियस r मान लेता हूँ, तो आपको पता है इसकी जो स्पीड लिखी जा सकती है वो लिखी जा सकती है 2 पाई r बाई टी, मतलब 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। तो वो डिस्टेंस भी हम निकाल सकते हैं, खैर इसमें कोई खास बात नहीं। एक रिवॉल्यूशन कर लिया कंप्लीट टी टाइम, तो टी टाइम की वैल्यू निकाली मैंने यहाँ से 2 पाई r बाई v। तो यहाँ से हमने टाइम पीरियड निकाल लिया भाई, टाइम पीरियड निकाल लिया हमने, मतलब एक पॉइंट इलेक्ट्रॉन जो था आपका वो ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया तो ठीक वापिस ए पॉइंट को क्रॉस करेगा कितने समय में? इतने समय में, मतलब टी समय में एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा है। तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में? चार्ज पर यूनिट टाइम होता है। अब करंट की वैल्यू चार्ज तो ई है, बाई टाइम की वैल्यू कितनी है? दिस इज 2 पाई r बाई v ऊपर गया, तो दिस इज द इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास में होगा। जैसे बच्चों मैं एक क्वेश्चन इसके ऊपर ले लेता हूं, देखिए, एन इलेक्ट्रॉन सर्कुलेटिंग विद ए स्पीड, कुछ भी ले लेते हैं स्पीड, 10 टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड, radius of in circular path of radius 10 centimeter, find इलेक्ट्रिक करंट। तो आपको इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू निकाल लेंगे, इसमें क्या खास बात है, कितना करंट फ्लो हो रहा है। अब एक बात बताइए जरा ध्यान से, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है कितनी स्पीड से? 10 टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड से, तो उसका टाइम पीरियड निकाल लो ना। दिस इज 2 पाई r बाई v,
2 पाई आर, आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 की पावर -2, बाय स्पीड 10 की पावर 6, 10 10 की पावर -2, 10 की पावर -1 बचेगा, 10 की पावर -1 बचेगा, 2 पाई बाई 10 की पावर -1 को नीचे ले जाओ, 10 की पावर +1 हो जाएगा और ये +1 +7 हो गया। या फिर इसको लिख सकते हो 2 पाई इंटू 10 की पावर -7। तो ये टाइम आ गया। तो इतने समय के बाद में मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, इतने समय के बाद में यहीं से मतलब एक इलेक्ट्रॉन पास होता है किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से इतने समय में। तो आप ये बताइए, इसको नोट जरूर कर ले प्यारे बच्चों। तो आपको करंट की वैल्यू निकालनी है, आप सर्कुलेटिंग करंट की वैल्यू। तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में? तो करंट की वैल्यू हो जाएगी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज की वैल्यू कितनी फ्लो हुई 1.6 इंटू 10 की पावर -19 बाय टाइम, टाइम की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई इंटू 10 की पावर -7। वैल्यू को सोल्व कर सकते हो, पाई की वैल्यू रख सकते हो। तो 1.6 यानी कि 0.8 बाई पाई हो गया है। तो कैंसिल होने के बाद में ऊपर ले जाओगे तो प्लस का 7 माइनस का तो 10⁻² एम्पियर। दिस इलेक्ट्रिक करंट 14 पाई की वैल्यू पुट अप कर सकते हो 3.14। तो इस तरीके से आप करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो प्यारे बच्चों। क्लियर है मेरे में? तो आपके पास में करंट से रिलेटेड कोई भी अगर बेसिक क्वेश्चन है तो आपसे रहने वाला नहीं है, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी आपका रहने वाला नहीं है। तो प्यारे बच्चों मैं कहो तो आपको एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ ग्राफ्स के ऊपर, अगर आप बोलो तो, अदरवाइज कर सकते हो। कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हो, आपको मैं क्वेश्चंस और भी बताऊंगा। खैर चलो आगे की तरफ मूव करते हैं। हाँ, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है ड्रिफ्ट स्पीड। मैं आपको बताता हूँ, सुनो ध्यान से। कुछ कंसेप्चुअल्स बातें आपको मैं बताऊंगा, ये आपको याद रखनी है। याद क्या रखनी है? कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तो आप बिल्कुल आसानी से इसको समझ सकते हो, अंडरस्टैंडिंग हो सकती है आपकी। हाँ, इस चीज को नोट जरूर कर लें प्यारे बच्चों, नोट जरूर कर लें। सुनो ध्यान से। पहली बात तो मैंने एक वायर लिया कुछ ऐसा, देखिए यहां का क्रॉस सेक्शनल एरिया A1, यहां का क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है। यहां से करंट एंटर कर रहा I, तो यहां से करंट I ही निकलेगा। बच्चों मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले करंट जो एंटर कर रहा है वही करंट आउट होगा। मतलब करंट डज नॉट डिपेंड अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। ये बात आपको नोट कर लेनी है, ये बात आपको नोट कर लेनी प्यारे बच्चों। मतलब सिंपल सी बात है, मान लो एक पाइप है, एक पाइप में जितना पानी आ रहा है उधर दूसरी साइड उतना ही पानी निकलेगा। ऐसा थोड़ी नलकी पानी को खा जाएगी, फ्लो फ्लूइड में आपने पढ़ा होगा। अगर एक पानी आ रहा है नलकी को आगे से मतलब आप भींच देते हो, ऐसे कंप्रेस कर देते हो, दबा देते हो, तो पानी की स्पीड बढ़ जाती है ना। मतलब एरिया कम तो स्पीड ज़्यादा। देख ड्रिफ्ट स्पीड की बात भी आ गई हमारे पास में। हाँ, उसके बाद अगर मान लो यहाँ का पोटेंशियल पॉजिटिव है, यहाँ का नेगेटिव, मतलब हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप होती है इसके अंदर और उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे होती है। मैं यहां पर 2 पॉइंट चूज कर रहा हूं, बी पॉइंट और ए पॉइंट। आप देख रहे हो यहां पर क्राउड जो है फील्ड लाइंस का ज्यादा है, वहां पर कम है। तो इसका मतलब दूसरी बात यह आई कि ए पॉइंट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बी पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा है, पहली बात। अब आपको पता है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, और स्पीड आती है फोर्स लगने की वजह से। क्या लगने की वजह से? फोर्स लगने से। तो फोर्स समझ सकते हो आप, यहां पर ज्यादा लगेगा। फोर्स ज्यादा लगेगा तो ड्रिफ्ट स्पीड भी वहां पर ज्यादा होगी। लॉजिकल बात, सिंपल सी बात। ड्रिफ्ट स्पीड एट पॉइंट ए इज ग्रेटर एज कंपेयर टू ड्रिफ्ट स्पीड एट पॉइंट बी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। एरिया कम तो स्पीड। अब दूसरी बात, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया होता है। मींस करंट डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। इसका मतलब करंट डेंसिटी जो ए पॉइंट की है, एरिया कम, करंट डेंसिटी ज्यादा ज्यादा होगी। ये बात आपको बताऊं। अभी मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाए हुआ हूं, अभी मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाया हुआ हूं। देखिए ध्यान से, अगर आपके पास में टेम्परेचर को बढ़ाते हो आप, पहली बात तो मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले फॉर कंडक्टर। ये आपके कंडक्टर हैं,
सेमीकंडक्टर भी हो सकता है ना, इसलिए बोल रहा हूं कंडक्टर है मेटल आपके पास में। अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा कि जो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का आयंस के साथ या इलेक्ट्रॉन्स का आपस में जो कोलिजन था, ये ड्रिफ्ट होके आगे की तरफ मूव करे। चल रहे थे, टकराए, ढाम, फिर टकराया, फिर फोर्स तो लग रहा है इस डायरेक्शन में, फिर चला, ढाम। तो इस तरीके से टकराते टकराते ऐसे मूव करते हैं एक ड्रिफ्ट स्पीड के साथ में। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वाइब्रेशंस जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे और जल्दी जल्दी कोलिजन होगा यहाँ पर। और जल्दी जल्दी कोलिजन होने से क्या होगा, ड्रिफ्ट स्पीड कम हो जाएगी, ड्रिफ्ट स्पीड कम हो जाएगी, ड्रिफ्ट स्पीड कम हो गई। टेम्परेचर बढ़ाया, ड्रिफ्ट स्पीड कम हो गई, ड्रिफ्ट स्पीड कम हो गई टेम्परेचर बढ़ाने से। अगर ड्रिफ्ट स्पीड कम हो गई, एज वी नो दैट ड्रिफ्ट स्पीड इज इक्वल टू क्या है, -e/m/टाउ। तो रिलैक्सेशन टाइम कम होता है रियलिटी में, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा था, टेम्परेचर कम, अब टेम्परेचर बढ़ाने से इनके बीच में ये भी वाइब्रेट करने लगा, तो अब जल्दी जल्दी इनके बीच में कोलिजन होगा। तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो बीच का जो रिलैक्सेशन टाइम है वो डिक्रीज हो जाएगा, मतलब टाउ की वैल्यू डिक्रीज होगी प्यारे बच्चों। ये बात ध्यान में रखना। टाउ डिक्रीज, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या हो गई, कम हो गई। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो गई, फ्लो ऑफ चार्ज कम हो गया, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी कम हो जाएगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कम हो जाएगा। और आपको पता है किसी भी वायर में से फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट का अपोज करना रेजिस्टेंस कहलाता है। तो मतलब करंट कम होना मतलब रेजिस्टेंस इंक्रीज होना, रेजिस्टेंस इंक्रीज मतलब रेजिस्टिविटी इंक्रीज होना। रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस सेम ही चीज है, आपको पढ़ाएंगे आप, क्लियर। रेजिस्टेंस बढ़ना मतलब आपकी कंडक्टिविटी कम होना, कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक है ना, कम कंडक्ट करेंगे ये, ठीक है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड्स। ऐसे ही यहाँ से कंसेप्चुअल प्रॉब्लम आपसे पूछे जा सकते हैं। प्यारे बच्चों वीडियोस को पॉज करो और इसको नोट कर लीजिए, वीडियोस को पॉज करो प्यारे बच्चों और इसको नोट कर लीजिए। आइए आपको और क्वेश्चन करवाते हैं, थोड़े मस्त वाले प्रॉब्लम आपको करवाते हैं। वीडियोस को पॉज करो प्यारे बच्चों और इसको नोट जरूर कर लें। वीडियो को पॉज करके जूम बराम जूम, अच्छा चलो आइए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, ए करंट ऑफ, नोट करते चले जाइए, a current of 1.34 ampere exists in a copper wire of cross section 1.0 mm square, assuming each copper atom contributes one free electron, तो क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द वायर। कुछ बातें आपको दे रखी हैं। द डेंसिटी ऑफ कॉपर की डेंसिटी आपको दे दी जाती है, कितनी है, 8990 kg/m, ऐसा ही सिस्टम है। एंड एटॉमिक मास दे दिया जाता है आपको कॉपर का 63.50 ओके। तो प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, ड्रिफ्ट स्पीड निकालनी है।
अच्छा देख, करंट कितना फ्लो रहा ये हमें दे रखा है कॉपर वायर के अंदर। क्रॉस सेक्शन एरिया भी आपको कॉपर वायर का दे दिया। जो भी डेटा आपको दिया है वो आप नोट जरूर कर लें, एक मिनट ध्यान से देखिए इधर। यहाँ करंट की वैल्यू आपको दे दी जाती है 1.34 एम्पियर, और क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको दे रखा है 1.0 mm स्क्वायर। मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो 1.0 इंटू 10⁻³ मेरे को पता 1 mm इज इक्वल 10⁻³, बट mm स्क्वायर है तो 10⁻�6 मीटर स्क्वायर, यानी कि 10⁻�6 मीटर स्क्वायर। एज्यूमिंग इज कॉपर एटम कंट्रीब्यूट्स दिस फ्री इलेक्ट्रॉन, एक एटम जो है कॉपर का, एक एटम मान लेते हैं एक ही इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक ही। तो आपको ड्रिफ्ट स्पीड निकालनी, डेंसिटी दे रखी है एटॉमिक मास। ड्रिफ्ट स्पीड इज इक्वल टू क्या है बोलो, माइनस ऑफ ई बाई एम इंटू टाउ। टाउ दे रखा है 9, ई दे रखी है नहीं लगा सकते, तो हमें यूज करना चाहिए आई इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड निकालना, माइनस को छोड़ो, एन ई ए इंटू वी डी। करंट दे रखा है यस। क्या आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम निकाल सकते हो, यस। इलेक्ट्रॉन का चार्ज यस, क्रॉस सेक्शन एरिया यस, ये निकालना है आपको, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। आई दे दिया, एन की वैल्यू निकालते हैं, चलो आइए। एरिया भी दे दिया आपको, आई भी दे दिया, एन ई वैल्यू, एन की वैल्यू निकालना हमारा काम है। पहले एन की वैल्यू निकाल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। आप एक बात बताते हैं, आपने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ प्यारे बच्चों, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। मैं डायरेक्ट आपको बताता हूं, डेंसिटी आपको दे रखी है, ये डेंसिटी आपको दे रखी है kg/क्यूब मीटर। ये हमारे पास में क्या है, एटॉमिक मास। क्या है बोलो, एटॉमिक मास। ओके, यानी कि एटॉमिक मास आपको दे रखा है। सबसे पहले आप देखिए, आपके पास में डायरेक्ट आपने फॉर्मूला पढ़ा, यानी कि 1 क्यूब मीटर के अंदर, किसके अंदर, 1 क्यूब मीटर के अंदर आप ये बताइए सबसे पहले तो, किसके अंदर, 1 क्यूब मीटर के अंदर कितने हमारे पास में नंबर ऑफ मोल्स हैं वो हम निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इन 1 क्यूब मीटर, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स इन द 1 क्यूब मीटर, तो आपको निकालना, उसके लिए काम कर लो आप कोई भी। मैं डायरेक्ट बताता हूं, आपके पास मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाने का टाइम हमारा नहीं है। आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, पर क्यूब मीटर निकालना है, कुछ भी पर यूनिट है। आपको करना है क्या है, तो टोटल मास आपको दिया गया है, चाहे गैस हो, चाहे कोई मेटल हो, कोई सब्सटेंस हो, टोटल मास बाई उसका मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स आपको मिल जाएंगे। तो टोटल मास कितना है आपके पास में, 1 क्यूब मीटर में इतना मास है, कितना, 8990 बाई कितना, मोलर मास कितना है, 63.50। और हम कैलकुलेटर की यहाँ पर हेल्प लेंगे प्यारे बच्चों, आपको विदाउट कैलकुलेटर इसको सोल्व करना है। ओके, और आपको पता है मोलर मास किस में होता है, ग्राम एटॉमिक मास भी बोल देते हैं इसको, ग्राम में, तो इसको भी ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटू 10⁻³ से। तो इसको सोल्व किया तो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे 1.4 इंटू 10⁵। इतने नंबर ऑफ मोल्स हैं प्यारे बच्चों, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं। आपको पता है कि एक मोल में, एक मोल का मतलब क्या है, मोल हमारे पास में एक नंबर है, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स, आप ऐसे बोल सकते हो, नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23। एवोगैड्रो नंबर इसको बोलते हैं। इतने एटम्स होंगे, इतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, 6.023। यहाँ पर इसको मैं ऐसे ही ले लेता हूँ 6, 0.23 को छोड़ देते हैं, ये नंबर ऑफ एटम्स। अब हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, इतने हैं। तो आप ये बताइए, आपके पास में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने आए। अब एक मोल में होते हैं 6 इंटू 10⁻23, हमारे पास में तो 1.4 इंटू 10⁵ मोल्स हैं। तो इसको सोल्व करो प्यारे बच्चों, 6 चौके हो गया 24, 2 6 कम से 8, 8.4 इंटू 10⁻23 और 5, ये 10⁻28। इतने नंबर ऑफ एटम्स हैं।
अब नंबर ऑफ एटम्स हैं, यानी कि एक क्यूब मीटर में इतने नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो एक क्यूब मीटर में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो टोटल यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू 8.4 इंटू 10⁻28। यही होंगे ना, क्योंकि एक एटम एक इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इतने एटम्स जो होंगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे, तो उतने ही हमारे पास में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आया। अब आप बड़े आसानी से क्या निकाल सकते हो? वीडी आई इज इक्वल टू NEA इंटू वीडी यूज करके आप वीडी की वैल्यू निकाल सकते। करंट आपको दे रखे 1.34, एन आपको मिल चुका है, ई 1.6 इंटू 10⁻19, ए आपको दे रखा है, दिस इज एरिया 10⁻⁻। वैल्यू सोल्व करके निकालोगे तो वैल्यू मिलेगी आपको अप्रोक्सीमेट 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। और आपको याद भी रखना है, कंडक्टर के अंदर जो ड्रिफ्ट स्पीड का जो ऑर्डर होता है वो होता है 10⁻³ मीटर पर सेकंड से लेके 10⁻⁴ तक हो सकता है, इनके बीच ये ऑर्डर होता है उसका, 10⁻⁴ टू 10⁻³ ऑर्डर इसके बीच लाई करेगी। ठीक है ना, अप्रॉक्सीमेट इसके इक्वल होगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, बट टेम्परेचर को मैंने इस क्वेश्चन में कांस्टेंट बनाए हुआ है। तो प्यारे बच्चों वीडियोस को पॉज करो और इसको नोट कर लीजिए। तो हो सकता है आपसे इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पास पूछे जाएं, तो आप डायरेक्ट आप इस तरीके के क्वेश्चंस को कर सकते हो प्यारे बच्चों। हाँ, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं प्यारे बच्चों, वीडियोस को पॉज करो और इसको नोट जरूर कर लें। वीडियोस को पॉज करके प्यारे बच्चों इसको नोट जरूर कर लें। देख, मेरे पास में एक ऐसा कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर ऐसे दे रखा है। आपको यहां पर देखे जाए तो ये इसकी एक्सिस है, पृष्ठम है आपके पास में। ये जो आपके पास में जो रेडियस दे रखी है ये है A, और ये जो रेडियस दे रखी है आपको ये दे रखी है B, और लेंथ जो दे रखी है आपको वो दे रखी है L। ठीक है, क्वेश्चन क्या है मैं आपको बोल के बता देता हूं, एक बार सुनो ध्यान से। फिगर में दे रखा है कंडक्टर ऑफ लेंथ L है, कैरिंग करंट I है एंड हैविंग सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दे रखा है। तो एट डिस्टेंस x पे आपको करंट डेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी। मतलब यहां से x दूरी पर जाओ, यहाँ पर करंट डेंसिटी, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्योंकि करंट तो सेम रहेगा, यहाँ पर जो करंट है वहाँ पर भी, यहाँ पर भी करंट तो सेम है। ठीक है ना, मैं आपको बता चुका हूँ पहले। अब एरिया की बात आती है, यहाँ एरिया निकालना। एरिया निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ की रेडियस R मान लेते हैं, रेडियस पता होना चाहिए ना भाई। कैसे निकालेंगे सुनो ध्यान से, यहां से यहां गए आप, L लेंथ जाने पर इंक्रीज इन रेडियस, रेडियस में कितना इंक्रीज हुआ, दिस इज B माइनस, देखिए आप, दिस इज A, दिस इज B। तो L दूरी जाने पर ये रेडियस के अंदर चेंज आया, B माइनस A इंक्रीज हो गया। तो एक यूनिट लेंथ जाने पर लेंथ कितनी इंक्रीज, B माइनस A बाई L हो। तो x लेंथ जाने पर कितनी होगी, B माइनस A बाई L इंटू एक्स। ये जो रेडियस इंक्रीज होगी x दूरी पर जाने पर ये होगी। तो यहां पर रेडियस है कितनी, तो रेडियस है कितनी, r की वैल्यू है कितनी, r की वैल्यू ये प्लस b, ये कितना a, और ये इंक्रीज हुई है, ये हमने निकाल ली, B माइनस A बाई L इंटू एक्स, ये रेडियस। तो करंट डेंसिटी जो होगी हमारे पास में, करंट पर यूनिट एरिया, करंट तो सेम ही रहेगा, करंट भाई बाय एरिया, एरिया इज पाई R स्क्वेयर, R स्क्वेयर मतलब A प्लस में B माइनस A बाई L इंटू एक्स
का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर इस तरीके से। दिस इज द करंट डेंसिटी प्यारे बच्चों, ये करंट डेंसिटी होगी किसी भी एक्स डिस्टेंस पर। क्लियर है? आई होप कि आपको प्रॉब्लम अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो वीडियोस को पॉज करके प्यारे बच्चों इसको नोट कर लें। कल हमारा जो टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक रहेगा, उसमें आपको हम ओम्स लॉ पढ़ाएंगे इन स्केलर फॉर्म एंड वेक्टर फॉर्म, और उसके बाद हम पढ़ेंगे फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। ठीक, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। उससे पहले डायमेंशंस पे भी डिपेंड करता है, हम डायमेंशन पे लेके आएंगे, फिर टेम्परेचर डिपेंडेंस पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको आज वाला लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आया तो आप वीडियोस को लाइक जरूर करें। कोई भी क्वेश्चन आपका है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जो डाउट है वो डाल सकते हो। बाकी आप स्टडी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।